क्या आपको पता है इंडिया में टॉप 10 सेलिंग कार्स में से 7 मारुति सुजुकी की हैं और रिसेंटली इसमें नंबर 1 स्पॉट हासिल किया मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार ने। Initially it was launched in 2005, then we seen the second generation in 2011 and third one in 2018 और तीनों ही जनरेशंस के लिए स्विफ्ट को इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो क्या खास है इस कार में, लेट्स फाइंड इट आउट ऑन द अदर साइड ऑफ अ स्मॉल क्लिप। Silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. And I hear you calling out, yeah. 2020 Swift is BS6 ready, but like any other Maruti Suzuki car, यहाँ से डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, but you still get petrol engines in manual as well as automatic transmission. प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 5.7 लाख से और जाती है ऑल द वे अप टू 9 लाख ऑन रोड दिल्ली। फॉर रेफरेंस वी हैव द ZXi प्लस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट विद अस टुडे, सो इसका ड्राइव, लुक एंड फील, प्रैक्टिकलिटी, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग। The third generation Swift actually looks a class above in terms of size, all thanks to the sleek looking headlamps which run LED projectors within them, and also यहाँ पे आपको LED DRLs भी integrated मिलेंगे। नीचे की तरफ आए तो आपको fog lights housing एडिशनल सेपरेट यूनिट में देखने को मिलती है, एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज यू आल्सो गेट फॉलो मी हेडलैम्प्स एंड लीड मी टू द व्हीकल फीचर फॉर योर कन्वीनियंस। कमिंग बैक टू दिस हेक्सागोनल ग्रिल, तो ये आपको थोड़ा बहुत डिजायर की याद दिलाती है, बट द एयर वेंट्स लुक डिस्टिंक्ट एंड यहाँ पे बेयर मिनिमम क्रोम का यूज करने की वजह से स्विफ्ट still looks sporty and live up to its name. Talking about the design, so this Swift uses the latest hardtech platform of Maruti Suzuki, जहाँ पे 40% हाई टेंसाइल स्टील का यूज करके इसकी चेसिस को और रिजिड किया गया, प्लस इसके वेट में भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट तो आपको डे टू डे रनिंग में मिल जाता है, बिकॉज नाउ यू कैन सी अ फैंटास्टिक फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 21.21 kmpl ARAI सर्टिफाइड। पहले भी अच्छी थी, अब और अच्छी हो चुकी है, बट इसी की वजह से एक डाउन साइड मिलता है व्हेन आई लुक एट द सेफ्टी रेटिंग्स, जहां पे इसको सिर्फ 2 स्टार्स दिए गए हैं। ऑल्दो राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट स्विफ्ट में आपको 9 सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं, and this one is also pedestrian compliant now, but all I would like to say is drive carefully. Anyways, coming back to the exteriors, तो साइड प्रोफाइल में हाईलाइट करने वाला जो स्पेशल एलिमेंट है वो है ये प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स जो आपको टॉप एंड वेरिएंट पे मिलते हैं। द प्रोफाइल इज 185/65 R15। कमिंग टू द ORVMs, तो यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की माउंटेड इंटीग्रेटेड मिलती है, प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और रिट्रैक्टेबल भी फॉर योर कन्वीनियंस। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे सन वाइजर्स मिल रहे हैं, आउटसाइड डोर प्रोटेक्टर मिल रहे हैं, और प्लस हैंडल्स जो क्रोम फिनिश में है, नीचे आपको बॉडी क्लैडिंग्स है, ये सारा का सारा आफ्टर मार्केट फिटमेंट है जो ZXi प्लस में एज अ स्टैंडर्ड ऑप्शन नहीं मिलता, सो इग्नोर इट। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एक स्पेशल फीचर की बात करूं तो इस वाली स्विफ्ट में आपको ब्लैक एंड आउट सी पिलर मिलता है, जो देखने में अच्छा लग रहा है, डिजाइन को एक अच्छी लुक इम्पार्ट कर रहा है, प्लस जो रूफ है उसको भी एक फ्लोटिंग सा अपील मिलता है विच इज गुड। बट यहाँ पे जो डोर हैंडल है उसको भी सी पिलर में इंटीग्रेट कर दिया गया, वो एक डाउन साइड हो जाती है, बिकॉज द डे लाइट ओपनिंग एरिया वो थोड़ा सा छोटा फील होता है, स्पेशली फ्रॉम द रियर। एनीवेज, रियर का लुक मेरे को बहुत आई कैची और यूनिक लगा ड्यू टू दिस नैरो डाउन रियर विंडशील्ड एंड द एक्सट्रीम एंड पोजिशनिंग ऑफ द LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स। एंड यहाँ पे आपको कोई वेरिएंट बैजिंग नहीं मिलती, अब सिर्फ स्विफ्ट लिखा गया और बीच में सुजुकी की बैजिंग है, बट व्हाट यू डू गेट इज दिस इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद अ हाई माउंट स्टॉप लैंप, अ वाइपर वॉशर सेटअप एंड अ रियर डीफॉगर। इसके अलावा अगर आप पहली बारी भी गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि स्विफ्ट के टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद द रिवर्स पार्किंग कैमरा, जिसका व्यू मैं आपको अंदर से एक्सपीरियंस कराऊंगा। नाउ लेट्स ओपन द बूट, तो यहाँ पे टेक्निकली आपको 268 लीटर्स का स्पेस देखने को मिलता है, विच इज अ कंसिडरेबल अपग्रेड एज वी कंपेयर इट विद द आउटगोइंग स्विफ्ट, बट स्टिल हाईवे टूरिंग के लिए अभी भी थोड़ा छोटा लगता है। बट एनीवे, रियर सीट पे कोई भी नहीं बैठा तो आप 60-40 स्प्लिट रियर सीट का यूज करके इन सीट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और इस स्पेस को फर्दर बढ़ा सकते हैं। एनीवेज, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको एक हुक मिलता है, प्लस एक लगेज लैम्प जिसको आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे स्पेस का अच्छा यूज करने के लिए आपको जैक के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया, विच इज वेरी गुड ऑफ मारुति सुजुकी।
टॉकिंग अबाउट द स्पेयर व्हील, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको स्पेस सेवर व्हील मिलेगा विद द स्टील रिम, जिसका साइज आपको 14 इंचेस मिलता है। बाकी तो एज सच फिट एंड फिनिश में मेरे को कोई इश्यू नहीं लगा, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्सल ट्रे जो मेरे को इतनी स्टर्डी नहीं लगी जितनी हो सकती थी। बाकी तो यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया, 2 ग्रैब हैंडल्स हैं, प्लस यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द बूट, तो वो सारा कुछ बहुत अच्छा है। नाउ इंटीरियर्स को एक्सपीरियंस करने से पहले इसकी ड्राइव को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बाद में लास्ट में मैं आपको इंटीरियर्स का भी एक लुक दे दूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां पे लो आरपीएम बैंड जो है, जो लगभग 1500 या 2000 आरपीएम तक भी आप बात करें तो बिल्कुल भी एक्साइटिंग ड्राइव नहीं है। वहां पे आपको एक बहुत नॉर्मल सा इंजन देखने को मिलेगा जो कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको बेस्ट देने का वादा करेगा, लेकिन ड्राइव एंगेजिंग होगी एज सच आपको वो सब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मिड रेंज की बात करें जो 2000 से 4000 तक का पार्ट है, वहां पे आपको ये थोड़ा बहुत सरप्राइज कर सकती है गाड़ी और आपको एक्सेलरेशन बिल्डअप होती हुई लगेगी। इट्स ओनली व्हेन यू गो बियॉन्ड द 4000 मार्क, तो वहां पे आपको बहुत एक्साइटिंग ड्राइव देखने को मिलती है, बिकॉज द पीक पावर यू गेट एट 6000 आरपीएम। तो 4000 से 6000 आरपीएम का जो बैंड है वो सबसे ज्यादा एंगेजिंग होने वाला है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर स्पीड पे एक ही गियर में रहना थोड़ा सा मेरे को रिस्की लगता है, बिकॉज एक तो फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस वक्त, दूसरा इसका जो सस्पेंशन है और जो टायर्स है ना वो मिलजुल के जो मेरे को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो मुझे तो पर्टिकुलरली पसंद नहीं आया, क्योंकि कैबिन के अंदर कुछ भी फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा, जो रोड की अंड्यूलेशन है वो प्रॉपरली मेरे को फील हो रही है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और इस स्पीड पे जब आप चलते हैं या पर्टिकुलर गियर में आप इतना हार्ड जाते हैं तो थोड़ा सा इंजन भी डेफिनेटली वोकल होता है, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत अंदर एंथुसियास्टिक एक्सपीरियंस देने वाला है। बट इट इज अप टू यू कि आप वो लेना चाहते हैं कि नहीं। मुझे पर्टिकुलरली हाई रेव बैंड पे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, ऑल्दो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, इंजन में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हीकल डायनामिक्स जो है वो इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने से मना कर देते हैं कहीं ना कहीं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। ब्रेकिंग की मैंने शायद अब तक बात नहीं की, तो ब्रेकिंग जो है थोड़ा बहुत पैडल का प्ले है, 20% ऑफ द ब्रेक इज फ्री, वहां पे आपको कुछ भी एज सच देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पैनिक ब्रेकिंग की बात करें तो वो मेरे को शायद थोड़ा बहुत टेस्ट करना पड़ेगा तभी पता लगेगा। तो लेट मी डू अ यू टर्न फर्स्ट और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस। यू टर्न करते हुए आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी, छोटी गाड़ी है तो टर्निंग रेडियस थोड़ा कम है, तो सिटी में अगर आप चला रहे हैं तो कहीं पे भी इस गाड़ी को ले जाइए, हिली एरियाज पे भी ले जाइए, वो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग पहले करके देखता हूँ, पैनिक ब्रेकिंग बाद में करेंगे। तो हार्ड ब्रेकिंग करते हुए यस द ब्रेक्स आर गुड, और क्योंकि एबीएस है, शायद ड्यूल चैनल एबीएस यूज करती है स्विफ्ट, तो उस वजह से आपको टायर्स भी जो हैं वो ग्रिप नहीं छोड़ते और लॉक नहीं होते, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी ड्राइव देखने को मिलती है। हॉर्न एक पर्टिकुलर इसका मेरे को काफी क्लासी लगा, जो इसका आप कह लीजिए जो पुश है वो भी बहुत एडिक्वेट है और जो साउंड है वो बहुत बढ़िया लगी मेरे को। तो थोड़ा सा मैं हाई स्पीड में जाके इसमें पैनिक ब्रेकिंग करके देखता हूँ, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैनिक ब्रेकिंग करते हुए भी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इस साइज की कार में आप अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चलते हैं और वहां आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो कार तो शायद सह लेगी, लेकिन अगर आपका क्रैश हो गया उस टाइम पे तो इसके बॉडी पैनल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो मैं नहीं चाहता कि किसी को टेस्ट भी करना पड़े। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसकी स्पीड को आप ज्यादा ना लेके जाएं, 80 to 100 के ही बैंड में रहें। मैं थोड़ा सा रिवर्स को टेस्ट कर लेता हूँ। तो रिवर्स के लिए जो गियर शिफ्टर है वो थोड़ा सा क्रैंकी फील होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में व्यू दिख रहा है उसकी वजह से पीछे करने में थोड़ी हेल्प होती है। ऑल्दो यहाँ पे आपको डायनामिक गाइडलाइंस नहीं देखने को मिलेंगी, बट स्टिल थोड़ा बहुत हेल्प तो हो ही जाता है उसकी वजह से। जो ORVMs हैं वो भी एक अच्छा व्यू जो है आपको इम्पार्ट करते हैं, लेकिन जो IRVM है वहाँ पे आपको व्यू थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लगता है, क्योंकि जो रियर विंडशील्ड है वो थोड़ी सी छोटी है। बाकी ये जो स्टीयरिंग है ये रिवर्स करते हुए मेरे को थोड़ा सा हार्ड फील हुआ, बाकी आगे जाते हुए तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सॉफ्ट ही लग रहा था। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टीयरिंग की, ये सेल्फ सेंटर बिल्कुल नहीं होता, जहाँ पे किया ये वहीं रह जाता है, तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा अनोइंग फील होता है। ना बिफोर मूविंग टू द इंटीरियर्स मैं पहले आपको की दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कन्वेंशनल लॉक एंड अनलॉक की बटन्स मिलते हैं, एंड दिस इज अ जैक नाइफ की जिसको अलग से रिट्रैक्ट किया जा सकता है, बट इसकी एज सच कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। सो जस्ट प्रेस दिस एंड द कार गेट्स अनलॉक्ड।
इसके अलावा अगर डोर एलिमेंट्स की बात करें तो प्रॉपर आपको प्लास्टिक लुक दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे कि इस एरिया पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच फैब्रिक भी दिया गया विच इज अ नाइस टच। एंड यहाँ की बात करें तो आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड विंडो स्पेशली आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक बटन्स और ये सारा ORVM को कंट्रोल करने का एरिया। अगर यहाँ पे मैं और कुछ एलिमेंट्स की बात करूँ तो बॉटल होल्डर स्पेस दिया गया है, मैप पॉकेट्स हैं, नीचे स्पीकर माउंटिंग है और ऊपर आपको ट्विटर माउंटिंग मिल जाती है। सीट्स की तरफ बढ़ेंगे तो ड्राइवर सीट में स्पेशली आपको हाइट एडजस्ट फीचर मिल जाता है। यहाँ पे नॉर्मल ABC पेडल्स और कोई डेड पेडल देखने को नहीं मिलता। नाउ बिफोर मूविंग टू द इंटीरियर्स पहले हम हुड को चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको मारुति का पॉपुलर K सीरीज 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो 2005 वाली स्विफ्ट में भी था और अब तक सेम चलता आ रहा है बिकॉज दिस इज वेरी रिलायबल इंजन। पीक फिगर्स की बात करूं तो 82 bhp की पावर और 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क डिलीवर करता है विच इज वेरी गुड और हमने ड्राइव रिव्यू में इसको डिटेल में कवर कर लिया तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द इंटीरियर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीटिंग कंफर्ट तो यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से सपोर्ट अच्छी मिलती है और मैं सीट को प्रॉपरली नीचे करके बैठा हूं तो मेरे को हेडरूम भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और कंफर्ट में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबर सपोर्ट अच्छा है बट जो प्रॉब्लम है वो है इस एरिया में। यहाँ पे कुशनिंग थोड़ी सी कम दी गई है और ऑल्सो यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है वो भी एडिक्वेट सा ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर कोई मेरे से ज्यादा बड़ा इंसान यहाँ पे बैठता है तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एज सच अगर मैं लेग एरिया की बात करूं तो पेडल्स अच्छे से रीच में और आपका नीज भी कहीं नहीं अड़ती तो डैश एरिया को भी प्रॉपर रखा गया। डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको हर जगह हार्ड टच प्लास्टिक देखने को मिलते हैं जो वैसे तो थोड़े से कन्वेंशनल लगते हैं लेकिन जैसे ही आप इस एरिया में आते हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी अच्छी लगनी शुरू होती हैं। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का माउंटिंग दिया गया जिसके नीचे आप थोड़ा सा अपना वॉलेट और कह सकते हैं कि एक फोन भी रख सकते हैं तो एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो इतनी कुछ जगह है यहाँ पे हैंड ब्रेक के नीचे। इसके बाद जो गियर लिवर है वो थोड़ा सा छोटा है हाइट में बट एज सच कोई प्रॉब्लम लग रही, देखने में अच्छा है। यहाँ पे प्रॉपर आपको मेंशन किए हुए हैं गियर नंबर्स भी। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड में मैट फिनिश दी गई है विच इज ऑल्सो लुकिंग गुड। आगे छोटे छोटे कप होल्डर्स दिए गए हैं तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कप आ सकता है आई डाउट बट स्टिल कप होल्डर दिया गया। आगे आपको थोड़ा और वाइड स्पेस दिया गया जहाँ पे आप अपना स्टिल फोन और कुछ और चीजें रख सकते हैं। आगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और इधर USB और ऑक्स के लिए अलग से पॉइंट जिसके लिए आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट देख सकते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको AC के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। देयर आर द 3 डायल्स, ये बीच वाला स्क्रीन एरिया जहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है एंड दिस वन आर द रोटेटिंग नॉब्स तो आप एयर स्पीड और यहाँ से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। द फीडबैक ऑफ दीज नॉब्स इज वेरी गुड और यहाँ पे कोई क्लिक साउंड नहीं मिलता जैसे कि होंडा की कार्स में आजकल मैं देख रहा हूँ तो वो मेरे को तो पर्टिकुलरली वो चीज अच्छी लगती है। ऊपर आएंगे तो आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट देखने को मिलता है। इसको अगर स्टार्ट करें तो ऐसा है एंड लेट मी पुट डाउन द वॉल्यूम फर्स्ट। तो वॉल्यूम के कंट्रोल्स जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नॉब देनी चाहिए थी क्योंकि वॉल्यूम के कंट्रोल्स स्पेशली मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर मैकेनिकल बटन्स मिलने तो वो ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो आपको स्टीयरिंग पे वो बटन्स देखने को मिल जाएंगे जिसपे अभी हम 2 मिनट में आएंगे। अगर इस स्क्रीन की बात करूं तो प्रॉपर आपको मारुति वाला स्क्रीन ही देखने को मिलता है। द ब्राइटनेस इज वेरी गुड, यहाँ पे एज सच कोई ग्लेयर मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर यहाँ की अमेनिटीज की बात करूं तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और स्मार्ट स्टूडियो ऐप के थ्रू जो है और भी कुछ कनेक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जो भी मारुति की स्क्रीन्स अगर आपने पहले यूज की हैं तो आपको बड़ा ही सिमिलर दिखने वाला है और एज सच यहाँ पे कोई प्रॉपर चेंज नहीं मिलेगा तो वो सारी चीजें अच्छी हैं। इट्स इज नाइस टू यूज स्क्रीन। और जो अच्छी बात है वो ये कि ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो ड्राइवर की साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड है जो कि आपको एहसास दिलाएगा कि आपके लिए ये कार का कॉकपिट डिजाइन किया गया विच इज वेरी गुड। ऊपर आए तो AC के वेंट्स दिए गए हैं तो AC के वेंट्स भी बड़े नॉर्मल से हैं और यहाँ पे आपको बाहर एक नाइस क्रोम फिनिशिंग दी गई है जो इस कार को सस्ता होने के बावजूद भी एक अच्छा लुक इम्पार्ट कर रहा है। तो ऐसा मेरे को डैशबोर्ड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो कि मेरे को खराब लग रहा हो तो ऑल टुगेदर सब कुछ अच्छा है। अगर ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे IRVM दिया गया जिसको आपको मैन्युअली डिम करना पड़ेगा तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैबिन लाइट मिलेगी अंदर की तरफ और इधर की बात करें तो सनवाइजर पे पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है जबकि ड्राइवर साइड पे बात करें तो आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर ही देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं विच आर सॉफ्ट टच क्लोज जो कि अच्छी बात है
और सीट बेल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलती। एंड ऑल्सो अगर मैं इस लैच की बात करूँ तो दिस फील्स अ वेरी नॉमिनल वन। यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं दी गई, तो कुछ कुछ जगह थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर इस एरिया की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा दिखता है। लेफ्ट साइड पे आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, एंड बीच में आपको MID स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और मैं इन नॉब से इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। तो थोड़ा सा MID को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिप A और ट्रिप B की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपका फ्यूल गेज दिया हुआ है, ऊपर टाइम और टेम्परेचर भी डिस्प्ले हो रहा है, कुछ कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ की मेरे को पर्टिकुलर अच्छी बात ये लगी, अगर आप साइड से इसको देखें तो कंप्लीटली जैसे डायल को जो सराउंडिंग दी गई है, जैसे यहाँ से थोड़ा बाहर आ रहा है, ये बहुत ही इसको स्पोर्टी लुक दे देता है, जो मेरे को पर्टिकुलरली काफी अच्छा लगा। और ऐसा जिनमें कोई ग्लेयर आपको वैसे भी नहीं दिखने वाला, और रात को ये रेड कलर जो है ये और ज्यादा आपको स्पोर्टी लुक देने वाला है। इसके अलावा अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, और हॉर्न जो है वो बीच में है। एंड यहाँ पे आपको SRS एयरबैग की माउंटिंग देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको मीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो मोड सिलेक्शन, वॉल्यूम अप डाउन एंड म्यूट, ऑल ऑफ दैट स्टफ यू कैन सी हियर। और जो भी फोन से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज नाइस टू रीच। और पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको नीचे डी कट में ही एक सिल्वर गार्निश देखने को मिल जाती है, विच इज ऑल्सो गुड। और थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया, विच इज लुकिंग गुड। अगर यहाँ की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, सो जस्ट सेट इट ऑन टू ऑटो। और यहाँ पे आपको हेडलाइट्स को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस साइड की बात करें तो AC वेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, विच आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मिडल वन, जो कि आपको ऐसे देखने को मिल रहे थे, जो मेरे को पर्टिकुलरली ज्यादा अच्छे लगे थोड़े। नीचे आएंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, एंड नीचे आपको हेडलाइट लेवल एडजस्टर दिया गया है। एंड टॉप वेरिएंट होने के बावजूद यहाँ पे इतने सारे अलग अलग प्लास्टिक के कह लीजिए कि ये सेगमेंट्स दिए हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है एज सच। तो पता नहीं कंपनी ने फ्यूचर के लिए शायद कोई और फीचर्स देने हो तो उसके लिए रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है। हाँ, ये ग्लव बॉक्स रह गया, तो ग्लव बॉक्स जो है वो मेरे को काफी छोटा लगा, और शायद मैं इससे बड़ा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता इस सेगमेंट में। लेकिन इसकी क्वालिटी भी एज सच मेरे को कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही, और इसका जो क्लोजिंग साउंड है वो भी बहुत एश्योरिंग नहीं है। तो फ्रंट को अगर मैं सम अप करूं तो यहाँ डैशबोर्ड में बहुत सारे आई कैची एलिमेंट्स हैं, और ड्राइवर पे ज्यादा फोकस किया गया क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर पैसेंजर साइड की बात करें तो वहां पे आपको क्वालिटी थोड़ी बहुत कम लगती है, क्योंकि वहां पे प्लेन डैशबोर्ड ही दिया गया और ग्लव बॉक्स भी थोड़ा छोटा है। इसके अलावा अगर सीट के कंफर्ट की बात करूं तो नॉर्मल डे टू डे यूज सिटी के लिए अगर आप स्विफ्ट को यूज कर रहे हैं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगने वाली। लेकिन अगर हाईवे की तरफ हम जाएंगे तो थोड़ा सा अगर आर्मरेस्ट दिया होता और साइड सपोर्ट, थाई सपोर्ट अच्छा होता तो शायद दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। नाउ रियर में एंटर करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट कि आपको डोर जो है यहीं सी पिलर से ही खोलना है। एक बार ये खोल लेंगे तो यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा मेरे को कंस्ट्रेंट लग रहा है घुसने के लिए और बाहर आने के लिए, बट शायद थोड़ी देर में आप इससे यूज टू हो जाएंगे। इसके अलावा डोर साइड एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, और छोटा सा मैं कहूँगा 0.5 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस दिया गया, देन अगेन अ स्पीकर। और यहाँ पे एज सच कोई ट्विटर नहीं है, बट यू डू गेट द स्टाइल लॉक बटन, जिसको आप अपनी सेफ्टी के लिए डेफिनेटली यूज करें। इसके अलावा अगर अंदर के एलिमेंट्स की बात करें तो एक बार मैं पहले बैठ जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। नाउ आई एम हियर ऑन द रियर सीट। तो पहले कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल होने की वजह से वो एक सेफ्टी में एडिशन हो जाता है, विच इज गुड पॉइंट फॉर मारुति। लेकिन अगर मैं हेड रूम की बात करूं तो वो मेरे को थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। माई हाइट इज ओनली 5'7", तो अगर आप ज्यादा हाइट के हैं तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट फील हो सकता है। इसके अलावा अगर लेग रूम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को डिसेंट और एम्पल स्पेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कूपिंग की गई है। तो सीट कवर्स की वजह से शायद आपको दिखे ना, लेकिन स्कूपिंग होने की वजह से जो लेग रूम है वो ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आपको कंजस्टेड फील होगा, वो सिर्फ एक वजह से कि ये जो डे लाइट ओपनिंग एरिया ये थोड़ा सा छोटा है। एक तो शोल्डर लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि कार को बाहर से स्पोर्टी दिखाने के चक्कर में डिजाइन एलिमेंट्स जो है कुछ कुछ प्रैक्टिकलिटी पॉइंट पे लूज आउट कर जाते हैं, और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हैंडल की पोजीशनिंग यहाँ पे करने की वजह से इस एरिया को ब्लैकन आउट करना पड़ा है, और ये एरिया छोटा हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको क्लास्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, और लंबे रास्तों पे शायद आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर डिजाइन एलिमेंट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया,
तो शायद फिर से एक पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। अगर बीच वाले पैसेंजर की बात करूं तो आपको लैप टाइप सीट बेल्ट देखने को मिलती है, बट दैट इज नॉट अ इशू, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लैप टाइप सीट बेल्ट ही देखने को मिलती है, विच शुड नॉट बी द केस। बट क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको प्रॉपर सीट बेल्ट दी गई है, विच इज गुड वन। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच क्लोज हैंडल बार्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज गुड। और मैं यहाँ के अगर अमेनिटीज की बात करूं तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पे शायद से ही कोई मोबाइल फोन आ पाए और छोटी मोटी बॉटल आ सकती है। एज सच ये स्पेस मेरे को ज्यादा काम का नहीं लगा। और यहाँ पे क्योंकि ओनर ने सीट कवर लगवाए हुए हैं तो यहाँ पे आपको पॉकेट्स देखने को मिल रही हैं, बट आई गेस ZXi प्लस में सिर्फ को पैसेंजर साइड पे ही आपको सीट बैक पॉकेट देखने को मिलती है। बाकी तो एज सच यहाँ का लुक काफी ज्यादा प्लेन है और ज्यादा एंगेजिंग नहीं होने वाला पीछे बैठने वालों के लिए। अगर नीचे की बात करूं तो हाँ, सीट के अंदर आप थोड़ा सा पैर लेके जा सकते हैं, तो वहां पे एज सच कोई इशू नहीं है। लेकिन बीच वाले पैसेंजर के लिए एक छोटा सा हम्प आपको देखने को मिलेगा, तो शायद वहां पे थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिले। पीछे की बात करें तो यहाँ से आप पार्सल ट्रे पे कुछ कुछ सामान रख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी एक्सेस हो सकता है। सो ओवरऑल मैं आपको इसकी CGPA रिपोर्ट दिखा देता हूँ और आप डिसीजन ले सकते हैं कि स्विफ्ट आपके लिए एक चॉइस हो सकती है कि नहीं। If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक ऐसे बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय।